झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कुछ इसी अंदाज में हिंदुस्तान ने G20 का आयोजन किया। आज दोपहर में उसका समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात कहते हुए इसका समापन किया गया। नवंबर में उनकी ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि जितने भी मुद्दों पर हमारे बीच सहमति बनी है उनको लेकर हम फिर एक वर्चुअल बैठक करें, जिसके जरिए और तेजी से हम आगे बढ़ें। दूसरे जो गरीब पिछड़े मुल्क रह गए हैं उनकी तरक्की के लिए काम करें। इस तरह का संदेश एक भरे हुए भाव से हिंदुस्तान की ओर से देने की गई है कोशिश। उसमें मिली है बड़ी कामयाबी। जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हावभाव था, जो जेस्चर था, वो भी अपने आप में बेहद कमाल का रहा। तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से उनकी फोटो शेयर करके तारीफ की गई है। इमैनुअल मैक्रों ने तो गले मिलते हुए उनकी तस्वीर शेयर की है और ये कहा है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करके वो यहां से जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज की जो भव्य और बड़ी तस्वीर हमने एक बड़ी लकीर के जरिए दुनिया भर में खींची है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। एक भरे हुए भाव के साथ मजबूत भारत की बड़ी तस्वीर बुलंद भारत की देखने को मिली है, जिसकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन वो मुद्दे जिस पर आम सहमति बना पाने में हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली, जिसका जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है, वो है रूस और यूक्रेन के बीच वॉर के दौरान भी अगर G20 का समिट होता है और उसमें तमाम मुल्कों को दिल्ली घोषणा पत्र पर राजी कर पाने में, एकमत कर पाने में हिंदुस्तान को मिलती है बड़ी कामयाबी। और इसमें माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पर्सनल कनेक्ट है वो कहीं ज्यादा काम आया है, क्योंकि रशिया के मुद्दे पर पश्चिमी देश एकजुट थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक एक करके तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की और ये कहा कि G20 दरअसल एक आर्थिक फोरम है, इसको भू राजनीतिक बनाने की कोशिश करना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो रूस यूक्रेन के बीच पीछे रह जाते हैं, उनमें चर्चा नहीं हो पाती है। पिछली बार आपको याद होगा G20 का जब बाली में आयोजन किया गया था, उस समय कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर चीन और रशिया की ओर से असहमति जता दी गई थी और फिर उसको पूरी तरह से कामयाब नहीं माना गया था। लेकिन इस बार की जो बैठक रही, एक आम सहमति बनी। पश्चिमी देशों ने अपनी बात कही तो वहीं रशिया की ओर से यह कहा गया कि जितने आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, गलत हैं। हम रूस ने यह कहा कि संधि दरअसल यूक्रेन की ओर से तोड़ी गई, तब इस तरह की परिस्थितियां बनी। लेकिन अपने दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश हिंदुस्तान ने दिया है। वसुधैव कुटुंबकम के जरिए हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तमाम मुल्कों को साधने की कर रहा है कोशिश। हिंदुस्तान को G20 के जरिए क्या क्या हासिल हुआ है, आगे चुनौतियां किस तरीके की हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज बड़ी चर्चा सीधे भारत मंडपम से हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इन 2 दिनों में क्या कुछ हुआ है, किस तरह की मिली है कामयाबी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जो करते हैं और जो हम कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। बापू के इन्हीं शब्दों का व्यवहारिक विस्तार भारत की अध्यक्षता में हुई G20 की बैठक का हासिल बन गया है। इस बड़े मंच से विश्व शांति वाले मिशन का भारत देश अगुवा बन गया है। राजघाट पर दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, तो उम्मीद जताई जा रही है कि गांधी के जीवन की प्रेरणा को लेकर ये देश उन मूल्यों की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे, जिसका लक्ष्य G20 की दिल्ली में हुई बैठक में रखा गया है। अंग्रेजों के खिलाफ जिनके बारे में कहा जाता था इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता है, उनके खिलाफ हिंदुस्तान ने लड़ाई लड़ी और उनके खिलाफ जिस शख्स ने लड़ाई लड़ी सबसे आगे बढ़कर वो महात्मा गांधी ही थे। और आज अपने दर्शकों के यहाँ पर बता दूं मैं कि हाल ही में हम सब ने देखा था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास लंदन में जो बड़ी बड़ी मूर्तियां अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों की लगी गई हैं, वहां पर महात्मा गांधी की जो मूर्ति है वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ लगी होती है सेल्फी क्लिक करवाने के लिए, फोटो क्लिक करवाने के लिए। दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं तो वो महात्मा गांधी की उस मूर्ति के करीब जाकर उनको देखते हैं, उनके जो मैसेज हैं वो पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वहां पर फोटो क्लिक कराते हैं। तो इस तरह की शख्सियत महात्मा गांधी रही है। अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में हम जाएं, आज हम भारत की बात कर रहे हैं, यकीनन जिस तरह से भारत के गौरवगान को लेकर सरकार भी आगे बढ़ रही है। नाम में भी हमने देखा प्रधानमंत्री के कल जब नेम प्लेट लगी हुई थी तो उसमें भारत लिखा हुआ था। जिस भारत की बात इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया भर के मुल्कों के सामने करना चाहता है, उस भारत की जो झलक है वो पहले ही गांधी की ओर से रखी गई थी। लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का केवल
सौंपता हूँ। क्योंकि नतीजों के लिहाज से माना जाए तो ये बैठक अब तक हुए सभी G20 सम्मेलनों से ज्यादा प्रभावी और असरदार रही। पहली बार इतने सशक्त तरीके से गरीब मुल्कों को भी विकास की धारा से जोड़ने की बात कही गई। महात्मा गांधी के शांति वाले विचारों की साफ झलक G20 के घोषणा पत्र में दिखाई दी। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। बदलते वैश्विक माहौल के बीच ये भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली घोषणा पत्र का ऐलान किया तो कई लोगों ने पहले इस पर आश्चर्य किया और फिर तालियों के साथ इसका स्वागत किया। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। भारत ने न केवल G20 की बैठक की अद्भुत मेजबानी की, बल्कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों के सामने हर क्षेत्र में बढ़त भी हासिल की। G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। दरअसल घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति इस सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती थी, खास तौर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। पिछले साल बाली सम्मेलन के घोषणा पत्र में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी, जिसके रूस और चीन दोनों ने आलोचना की। लेकिन विरोध के स्वर के बीच भारत तमाम देशों को साथ ले आया और साफ किया कि G20 के मंच पर यूक्रेन में जारी जंग को मुद्दा न बनाया जाए। इस मंच का फोकस दुनिया के कमजोर मुल्कों को आर्थिक तौर पर बेहतर बनाने पर किया जाए। अपने इस स्पष्ट विचार के जरिए भारत ने ग्लोबल साउथ का अगुवा बनने की ओर भी मजबूत कदम बढ़ा दिया है और अफ्रीकन यूनियन को G20 के स्थायी सदस्यता दिलाकर दुनिया के सामने भारत का दबदबा भी दिखा दिया है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 की इस बैठक में भारत की भूमिका से ये बात साफ है कि वैश्विक हितों की किसी भी कोशिश में भारत की भागीदारी बेहद अहम होगी। इतना बड़ा इनिशिएटिव साफ है कि दिल्ली में हुए G20 के बैठक में भारत ने हर मोर्चे पर अपने दमखम को साबित कर दिया है। भारत ने G20 की अध्यक्षता अब ब्राजील को सौंप दी है और G20 की बैठक के समापन की घोषणा
कर दी है। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में हुई G20 की बैठक ने ऐसी लकीर खींच दी है जिसकी झलक आने वाली कई बैठकों में दिखाई देगी। भारत और महात्मा गांधी के विचारों के साथ शांति के पथ पर दुनिया आगे बढ़ेगी। गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, कुछ इसी अंदाज में हिंदुस्तान इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है G20 की इस कामयाबी को, जो अपने आप में अभूतपूर्व रही। और आपको बता दें कि अब बॉलीवुड से भी प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आने लगी हैं। शाहरुख खान, जिनकी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है जवान, शाहरुख खान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 के इतने सफल आयोजन के लिए शाहरुख खान ने ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। आगे वो लिखते हैं कि दुनिया के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए राष्ट्रों के बीच एकता को बढ़ावा देने के मकसद से आपने जो शुरुआत की है वो अभूतपूर्व है। इसने हर भारतीय के दिल में सम्मान और गौरव की भावना पैदा की है। आगे शाहरुख खान लिख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में, वो लिखते हैं कि वी विल प्रॉस्पर नॉट इन आइसोलेशन बट इन वन सेंस, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये कहते हुए शाहरुख खान की ओर से तारीफ की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 के सफल आयोजन के लिए, उनको बधाई दी गई है। यकीनन जब आप भारत मंडपम में आएंगे और उसको महसूस करेंगे यहां पर आकर कि एक देश के तौर पर हमने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो वही भावना इस वक्त हर एक भारतीय के जेहन में भी महसूस हो रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। एक तरफ हमारी बड़ी उपलब्धि, लेकिन आगे चुनौतियां भी कई हैं जिसको लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। पूर्व राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी पूर्व राजदूत हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोबिंदर सचदेव जी, विदेश मामलों की जानकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंडिक्स सोसाइटी से हैं आप, लंदन से इस वक्त अधिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रसून शर्मा, चीन एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ हांगकांग से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। मुझे लगता है कि शुरुआत आज हांगकांग से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना सफल आयोजन, चीन के राष्ट्रपति यहां नहीं आते हैं, उसके बावजूद इतनी ज्यादा वाहवाही, दो ध्रुवों में जब दुनिया बटी हुई हो, उसके बीच भारत ने संतुलन बनाए रखा, बैलेंस ऑफ पावर के जरिए आगे बढ़ा। तो मैं प्रसून शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी कि चीन के नजरिए से इस आयोजन को कैसे देखा जाए, कितनी बड़ी उपलब्धि है और चीन के लिए कितनी ज्यादा चिंताएं बढ़ाने वाला है हिंदुस्तान। धन्यवाद चित्रा जी। सबसे पहले एज ए भारतीय मैं अपना वक्तव्य देना चाहूंगा कि इस G21 से भारत ने इतिहास और भविष्य दोनों की दशा और दिशा निर्धारित कर दी है। एशियन यूनियन का जो एक्सपेंशन है 1999 से, जब से ये G20 का समूह बना है, पहला एक्सपेंशन है, अब ये G21 हो गया है। फ्यूचर के एस्पेक्ट से जो कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें ITUT, जिसमें इंडिया, इजराइल, USA और UAE है, उसमें भारत के लिए तकरीबन 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो इनफॉर्मली बताया गया है, जिसमें फूड पार्क और सोलर पार्क बनाया जाएगा। तो ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनली अगर आप देखिए, जो हमारा US के साथ टाई अप हुआ है डिफेंस कॉरिडोर में, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ का तकरीबन 23 गुना बढ़ चुका है। और ये जो कनेक्टिविटी का जो एक रेल और सी का जो लिंक बनाया जा रहा है, वो इस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। उसका एक G20 का मेगा इवेंट के साथ साथ भारत ने अपना गति शक्ति का जो प्रोजेक्ट है, अभी एशिया डेवलपमेंट बैंक के सामने रखा तकरीबन 2 दिन पहले, जिसमें 70 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। और उसमें भी जापान से लेके बाकी सभी देशों ने उसमें भारत के साथ मिलके काम करने का एक संदेश दिया है, और खासकर बे ऑफ बंगाल की कनेक्टिविटी के साथ भी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और
अगर आप यही अपने चीन आप की में मीडिया का यहाँ अभूतपूर्व है। देखिए, देखिए, बार बार जो आम हिंदुस्तानी है वो ये पूछ रहा है कि G20 के जरिए हमको क्या हासिल हुआ। आपने बड़ी ही खूबसूरती से ये बता दिया कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आगे आने वाले वक्त में एक बड़ी क्रांति देखने को मिल सकती है हिंदुस्तान के भीतर। आदित्य कोठारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि ऋषि सुनक का यहाँ पर जिस तरीके से स्वागत किया गया वो तस्वीरें अपने आप में अभूतपूर्व रही। आज की तारीख में यूके और इंडिया का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो बिल्कुल अलग और अलहदा है। मुझे लग रहा है G20 की तस्वीरें जितनी वायरल हो रही हैं उतनी ही तस्वीरें ऋषि सुनक और उनकी पत्नी की भी वायरल हो रही हैं। लेकिन यहां पर चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, इटली हो, तमाम मुल्कों के नाराजगी के बावजूद, या ये कह सकते हैं कि दरअसल वो चाहते थे कि रशिया के नाम को शामिल किया जाए यूक्रेन के साथ, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं, एक एक करके तमाम नेताओं से, राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करते हैं, अपने पर्सनल कनेक्ट के जरिए वो रूस को कम से कम इसके जरिए साइडलाइन रखते हैं। रूस को एक बड़ा संदेश कि अगर हमने आपसे मित्रता की है तो हम हद तक उसको निभाएंगे, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का भी 4 बार जिक्र किया जाना और वहां के मुद्दों को भी शामिल किया जाना, ये क्या दर्शाता है? इसके जरिए क्या वास्तव में जिस बैलेंस ऑफ पावर की हम बात कर रहे थे कि 2 ध्रुवों में विश्व व्यवस्था बटी हुई है, उन सब के बीच हिंदुस्तान ने एक बड़ी भूमिका यहां पर निभाई है इस दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए? नहीं, बिल्कुल चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान इसमें एक वही मुल्क उभरता है जो एक बैलेंसिंग पावर्स के बीच में अपने पोजीशन को लेवरेज करता है। कल जब मैं चैनल देख रहा था, आप ही के चैनल पे एम्बेसडर अशोक सजनर ने बहुत एक खूब बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के जो पर्सनल रिलेशंस है उनके साथ, सारे लीडरों के साथ, उसको कैसे वो लुब्रिकेंट के हिसाब से यूज करते हुए बिल्कुल सबको ढांचे में डालते हैं और सबको उसी उसी हिसाब से फिर अपने पर्सनल रिलेशंस को बिल्ड करते हुए जो एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है इस प्रोग्राम के, उसको वो अचीव करते हैं। रहा बात विश्वनाथ साहब का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ही केम डाउन एज अ वेरी सिंसियर प्राइम मिनिस्टर, एज अ वेरी सिंसियर इंडिविजुअल, और सिंसियरिटी के हिसाब से उन्होंने वही बात की जो बाकी में उनके दिल के अंदर में, स्टार्टिंग फ्रॉम कि वो एक सनातन धर्म के एक मान्यता है, बिलीवर है, और उसके ऊपर में जो खालिस्तान इशू विच इज अ रेड हेरिंग फॉर इंडिया एंड ब्रिटेन नाउ, उसके बारे में बात करना, आई थिंक उनकी एक काफी एक ऑनेस्टी थी वहां पर, वो झलकती हुई हमें नजर आई। जी चित्रा जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने, और यही वजह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ कद, दूसरे अलग अलग मुल्कों को देखिए, एक फैमिली भी हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग विचार वाले लोग होते हैं, कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनती है, बार बार झगड़े होते हैं, लेकिन 20 G20 जैसे बड़े आर्थिक अर्थव्यवस्था वाले मुल्कों को साध कर उनमें जो अफ्रीकन यूनियन है उसको शामिल कराकर, जिन लोगों को 9 देशों को हमने स्पेशली इन्वाइट किया गया था, उन सभी को साध कर हिंदुस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में यकीनन अभूतपूर्व है। संजय मेश्राम जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल, ये जो कामयाबी हिंदुस्तान को आज की तारीख में मिली है, उनके रोल को किस तरह से आंकेंगे आप? क्योंकि उनका जो पर्सनल कनेक्ट है, उसने बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिस पर हम नाकाम हो सकते थे, लेकिन उनके पर्सनल कनेक्ट की वजह से उसमें हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है आज की तारीख में। उन्होंने रूस और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर खुद 1 to 1 कई नेताओं से बातचीत की है, इसको कैसे देखा जाए? चित्रा, जय हिंद। प्रधानमंत्री जी का जो रोल है, पहली बात तो बहुत बड़ा रोल रहा है। उनकी जो विजन है, जो फार साइटेडनेस है, वो अव्वल दर्जे की है। और मैं एक और चीज बोलूंगा, ही इज अ पर्सन हु इज गॉट, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो थकते नहीं है। मतलब इतना ट्रैवल कर लेते हैं, इतनी मीटिंग्स कर लेते हैं और हमेशा फ्रेश दिखते हैं। आज भी जब वो यहाँ समाधि में थे राजघाट में, बहुत फ्रेश लग रहे थे और वहाँ काफी देर खड़े हुए हर नेता को उन्होंने रिसीव। तो एक ये सारी उनकी विजन दिखाती है, उनका अनटायरिंग एफर्ट दिखाता है। और दूसरा देखिए, उनका जो फर्स्ट आज का मेरे को ना वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का याद आ गया। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, इसमें सबसे पहला वर्ड है वी आर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और नंबर 2 उसमें लिखा है कि हम सब मिले थे। बिल्कुल, यकीनन हो गया, मिले थे। हमारी जो थीम थी वो वासुदेवा कुटुंबकम की थी। तो कहने का मतलब है, उन्होंने ये रिएटरेट किया है। तो ये जो नारा था, जो थीम थी, ये साफ जाहिर करता है कि मुद्दा बहुत क्लियर था, सबको साथ लेके चलना और आम सहमति करनी, और ऐसे मुद्दे पे
जो बहुत ही मुश्किलात थे, जो हमने अभी डिस्कस भी किया, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर और टेररिज्म, ये सारे एंडोर्स हुए। पहली बार ये G20 में मतलब इतनी सब थे, और ये पहली बार हुआ है कि पहले दिन ही ये सारा डिसीजन मेकिंग होके और काम के तकरीबन 3 बजे अनाउंस भी। बिल्कुल सॉरी, तो ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं। रविंदर जी, मैं अब सीधे आपके पास आते हुए एक ट्वीट है जिसको मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी। देखिए, अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक अलग तरह का जेस्चर दिखाया गया, अलग शब्दों में उनको शुक्रिया अदा किया गया। एक जैसे पक्के दोस्त एक दूसरे को जिस तरह से आदान प्रदान करते हैं अपनी भावनाओं को, कई मुल्कों की ओर से हमने देखा है कि कैसे हक करती हुई तस्वीरें, गले लगाती हुई एक इमोशनल तस्वीर मैक्रो की ओर से ट्वीट की गई है। वहीं हम सब ने देखा जब अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया गया तो जाके कैसे उसके हेड उनको हक कर लेते हैं और शुक्रिया जताते हैं। इन सब के बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो हैं सिरिल रामफोसा, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए ये लिखा है कि महात्मा गांधी एक थे जिन्होंने साल 1913 में अफ्रीका के अश्वेत लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने की दिशा में आंदोलन को हमारी आवाज दी थी। और उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 110 वर्षों के बाद अफ्रीका के वंचित, गरीब, अशिक्षा में डूबे और कर्ज से करा रहे देशों को संकट से उबारने के लिए मुहिम का आगाज किया गया है। तो जब इस तरह से कोई राष्ट्र अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है दूसरे राष्ट्र को लेकर, वो अपने आप में अभूतपूर्व हो जाता है। इन शब्दों की भावनाओं को अगर हम सोचें और देखें तो अफ्रीकी देशों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है G20 का सदस्य बनना। जो पीछे रह गए हैं, गरीब हैं, जहां पर बहुत ज्यादा भेदभाव है, उनको खत्म करने के लिए G20 को अब एक होना होगा। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेताओं की जुड़ाव को आप देख रहे हैं और मोदी के लिए कितनी बड़ी कामयाबी भारत के लिए, दो मुद्दे जिस पर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान कामयाब हुआ है। रविंदर जी। थैंक यू। मेरे विचार से मोदी जी का जो पर्सनल रिलेशंस है, जो साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट ने कहा, मैक्रोन कह रहे हैं, वो आई थिंक इसके एंड में G20 के एंड में हमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कहने के लिए कि मोदी जी विश्व मित्र हैं। पहली बात, विश्व गुरु हम अपने को नहीं कहेंगे, दूसरे हमें बोले, मोदी जी को बोले दूसरे देश के लोग, तो एक विश्व मित्र। दूसरा होता है ना सारथी, जो चैरिटियर होता है आपका, वो। और अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये विश्व मित्र का रोल और ये सारथी का रोल, मैं ओवरऑल में देखूंगा। ये दुनिया इस समय एक नए युग में आ गई है और ये दुनिया इस समय रिकंस्ट्रक्शन, रीग्लोबलाइजेशन हो रही है। मिनिस्टर जयशंकर ने भी कहा था कुछ दिन पहले, जब ये दुनिया रिकंस्ट्रक्ट हो रही है तो एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। इस मैट्रिक्स के सॉफ्टवेयर क्या है, इसके 3 या 4 सॉफ्टवेयर निकल के आए हैं इस G20 से। पहला सॉफ्टवेयर का पीस है जियो और जीने दो, वासुदेव कुटुंबकम, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर्स, दिस इज एरा टू लिव एंड लेट लिव। पूरी दुनिया को इस प्रिंसिपल पर चलना है, सॉफ्टवेयर पे चलना चाहिए। दूसरा, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, जो कि आप भी बात कर रही हैं, अफ्रीकन यूनियन, रिच नेशन, पुअर नेशन, लास्ट पर्सन, और यानी कि इंसान और देश और जो समाज होते हैं, हम केवल मार्केट नहीं है, मार्केट के अलावा बहुत सारी और चीजें होती है। ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। तीसरा, जो उन्होंने कंक्लूडिंग में कहा है, बहुत अहम है, होप। आज की दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो चाहिए होप। मल्टीपल एंगल से, मेंटल हेल्थ से, कोविड से, जॉब से, जो भी कहिए, क्लाइमेट चेंज से, जंग हो रही है हर जगह, होप बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो 3 या 4 मंत्र इंडिया ने इस नए युग की स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर डालने का प्रयास हमने करा है, ये बहुत बहुत महान चीज है। और इसको इंट्रोड्यूस करने में कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। लेट्स श्योर सी, दुनिया हमें उगते सूरज को सलाम कर रही है, भारत को नो डाउट हम उग रहे हैं, पर मोदी जी जिस कैरिस्मा से, अपनी पर्सनल केमिस्ट्री से, लीडर से इंटरेक्ट करके, कजोल करके, परसुएड करके, नेगोशिएट करके आगे ले जा रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के बनने को, जो कि नए युग में होपफुली युद्ध कम हो या रुके और बड़े युद्ध और ना। आप कह रही हैं, जैसे हम सब समझ रहे हैं, ईस्ट वेस्ट अलग अलग खेमे बन गए हैं और क्लिफ के एज पर है, और इस समय यह सॉफ्टवेयर विश्व मित्र सारथी बनिए मोदी जी। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। अशोक सज्जनहार जी, सीधे आपके पास आते हुए, ना सबको साथ में लेकर चलो। और देखिए, कल दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में जब सबने देखा कि किस तरह से एक पैराग्राफ में विस्तार से इस बारे में वर्णन किया
को ना आंखें दिखाई जाएंगी, ना आंखें तरेरी जाएंगी, ना उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा जाएगा। हम सबको निपटना होगा। तो वहां पर भी इसका जिक्र किया गया। और आज जब अलग अलग पिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, तो वहां पर भी उन ये बचता है जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में अगर मैं बता पाऊं, जो दूसरे के दुखों को साझा कर सके, उनके दुखों को दूर करने को घमंड नहीं हो। इसके जरिए भी एक बड़ा संकेत यहां पर देने की कोशिश। हाँ जी, दो बड़ी बातें इन 2 दिनों की जो बड़ी बैठक चली है के तौर पर आप क्या आंकते हैं? जी, आपने बिल्कुल विश्वामित्र के, तो जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो उनका अपना संबंध है, जो उनका अपना रैपो है, जो उनकी अपनी केमिस्ट्री है, जो उनका अपना कंफर्ट लेवल है और सभी नेताओं के साथ। देखिए, इसमें मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं, जो क्यों सारी पूरी दुनिया के जो देश थे, उनके नेता थे, वो क्यों सहमत हो गए। आपको तो मालूम है चित्रा जी, हमारे जो भी ये एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, सबको मालूम है, जो अभी कल सुबह तक लोग ये कह रहे थे जो हम एक कंसेंसस रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। पूरी दुनिया भी यही कह रही थी, बिल्कुल, वो हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि मुद्दा इतना ज्यादा पोलराइजिंग है। परंतु एक बात मुझे ये समझ आई, जो ये पूरी दुनिया में न केवल G7 के, क्योंकि भारत को हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को पिछले 3-4 साल से G7 के उस पर मंच पर बुलाया जाता है, भारत ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, परंतु पूरी दुनिया के जो नेता हैं वो चाहते थे जो भारत की G20 प्रेसिडेंसी है वो सफल होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो सभी जो देश थे चित्रा जी, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी थे। जो हमारे जो 7-8 पैराग्राफ हैं जो यूक्रेन पर है, हालांकि वो उसमें कोई वो सब्सटैंटिव चीज नहीं है, परंतु वो सबसे पोलराइजिंग पैराग्राफ थे। सबसे ही जो डिवाइसिव एलिमेंट था वो यूक्रेन का था, और हमने देखा है जो सभी देशों ने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया है। जब वो आए थे यहाँ पर, चाहे वो ऋषि सुनाक हो या यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो, सभी ने कहा था जो हमारे लिए ये जो यूक्रेन का पैराग्राफ है ये बिल्कुल हमको मान्य नहीं है। परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बात की, राष्ट्रपति पुतिन से बात की, और उनको भी, हालांकि ये 8 पैराग्राफ हैं, उनको लेकर हम साथ में आए हैं। और फिर जो आपने कहा, जो जब आज सारे नेता वहां पर गए, महात्मा गांधी की समाधि पर वहां पर गए शांतिवन में, और फिर वहां पर राजघाट में, वहां पर ये संदेश दिया गया अहिंसा का, शांति का, और वही मेरे विचार से संदेश है जो भारत देने का प्रयास कर रहा है। जो इसका ये एम्बलम है, जो मोटो है, जो लोगो है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो हम सभी लोग मिलकर काम करें तभी हमारा भला है, तभी हम पूरी दुनिया को में शांति ला सकते हैं और उसको आगे ले जा सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी ने काम ये करके दिखाया है। भारत की प्राचीन सोच ही रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की, और उसी सोच के दायरे को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए अशोक सज्जनहार जी जो आपने बातें कही हैं, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखिए G20 का इतना बड़ा और सफल आयोजन ये हिंदुस्तान के लिए यकीनन बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर को यहां पर प्रस्तुत करता है। अब सीधे जितेंद्र जी, मैं आपके पास आते हुए, जितेंद्र मिश्रा जी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देखिए रूस यूक्रेन को लेकर तमाम पश्चिमी जो देश हैं वो अड़े हुए थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। शुक्रवार की शाम तक जो खबरें निकलकर सामने आई हैं उस समय तक भी पसुपेश की स्थिति बनी हुई थी कि अगर लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन पाती है तो फिर फेल्योर माना जाता है। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से खुद कदम आगे बढ़ाया गया। उनकी ओर से कहा गया कि G20 आर्थिक देशों का समूह अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगर तेजी से आगे बढ़े तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। भू राजनीतिक मामलों को निपटाने के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। आगे वो जोड़ते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात के बीच बार बार G20 का जो आयोजन रहा उसमें सफलता नहीं मिल पाई, और इसके कारण जो कई और अहम महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो कहीं ज्यादा पीछे छूट गए। इस तरह से लोगों को साध कर आगे ले जाने की कोशिश पीएम की ओर से की गई है, और उसमें आज बड़ी कामयाबी और उसी का जश्न हिंदुस्तान मना रहा है। बिल्कुल चित्रा जी, आपको नमस्कार और धन्यवाद कि आपने बुलाया। और ये प्रधानमंत्री जी के रणनीति की सफलता अवश्य है, देश की सफलता है और विदेश मंत्रालय की भी सफलता है,
हमारे शेरपा साहब ने भी कहा था, अमिताभ कांत जी ने, कि विदेश मंत्रालय के कुछ ऑफिसर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। तो सब मिलकर होल ऑफ नेशन अप्रोच, और इसमें मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो लीडरशिप है उसमें महामुहिम है, सबसे मुहिम है। तो ये तो जाहिर है। अब देखिए, ये तो हमारा जो प्रयास भारत का डिप्लोमेटिक कूटनीति में प्रयास, इसकी बातें हुई। दूसरी बात यह है कि अभी अशोक सज्जनर जी ने कहा था कि सब चाहते थे कि भारत इसमें सफल हो, G20 में ये विफल ना हो, क्योंकि उम्मीदें कम थी कि एक डिक्लेरेशन हो पाएगा। अच्छा, क्यों सब चाहते थे कि ये हो जाए? इसका कारण यह है कि मैं अब रणनीति की बात करता हूं। अमेरिका चाहता था कि भारत सफल हो, इसलिए कि हम अभी तक भारत वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है, चीन वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ है। चीन ने जो अभी ब्रिक्स समिट में एक्सपेंशन हुआ, तो एक चाइना लेड फ्रंट वो बनाना चाहते इन कंपटीशन विद द वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर, और रूस भी उसमें थोड़ा बहुत शामिल है, काफी। तो ये जो है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की दिशा हमारे साथ ही रहे सब और कहीं और न देखें, तो आपको तो कुछ देना पड़ेगा। मेरा अनुमान है कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया, इनकी चर्चा की थी हमारे शेरपा जी ने, कि उन्होंने बहुत मदद की, और तुर्की ने भी मदद की। मैं कहूंगा कि शायद अमेरिका ने भी मदद की। देखिए, सुलिवन साहब, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पहले कह चुके थे अगर चीन स्पॉइलर होना चाहता है, ठीक है, ये उन पे निर्भर करता है, ये हम नहीं तय कर सकते वो स्पॉइल करेंगे या नहीं, डिपेंड्स ऑन देम। तो उन्होंने एक बाण तीर, एक डिप्लोमेटिक राजनीतिक बाण चला दिया, तो चीन थोड़ा सा डिफेंसिव में आ गया। और चीन ने, मैं कहूंगा कि उन्होंने भी समर्थन दिया है आखिरी में, क्योंकि वो सबके सामने बुरा नहीं लगना चाहते हैं, ये वो नहीं चाहेंगे कि सब उनको बुरा कहें। भारत की जो सफलता हुई, ये उस हिसाब से देखें तो विन विन हुई सबके लिए, क्योंकि सब युद्ध से थक चुके हैं। आपने ये बात कही थी, महात्मा गांधी की समाधि में सब गए, ये क्या संदेश है? ये एक शांति का संदेश है, और हमारे प्रधानमंत्री एक शांति दूत के रूप में अपना परिचय दे रहे हैं इन मामलों में। तो ये सब जोड़ के मुझे लगता है कि ये सब चाहते थे कि किसी तरह ये हो जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपके रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव साहब ने कहा ये एक माइलस्टोन है और फुल्ली रिफ्लेक्ट्स आवर पोजीशन। और शोल्ज साहब ने कहा, जर्मन चांसलर ने भी कहा कि ये अच्छा है, और रशिया का क्रिटिसिज्म, हाँ, नाम नहीं लिया गया लेकिन क्रिटिसिज्म भी हुआ। ये देखिए, भारत की रणनीति और कूटनीति की सफलता है कि दोनों तरफ से आपको बधाइयां मिल रही हैं, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लूला साहब ने कहा महात्मा गांधी की समाधि में होता है जब आप इतने बड़े पैमाने पर आयोजन करें और उसमें सभी को खुश करके वापस भेजें। यकीनन सर, आपकी बातें महत्वपूर्ण है। इतने बड़े आयोजन में सभी खुश होकर वापस जाएं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पिछला बाली का G20 सम्मेलन मुझे याद आता है, जब रशिया और चीन की ओर से आपत्ति कई मुद्दों पर की गई थी, लेकिन यहाँ पर रशिया को भी कोई आपत्ति नहीं रही, अमेरिका भी खुश होकर गया। उधर इमैनुअल मैक्रो अलग से ट्वीट कर रहे हैं, पीएम के साथ अपने पर्सनल बॉन्डिंग की तस्वीरें दूसरे राष्ट्र ऋषि सुनक के साथ लगातार हम देख ही रहे हैं। तो ये अपने आप में आखिर वो कौन सी बातें रही जिसके कारण इतनी बड़ी कामयाबी? सीधे संजय मैस्टन में आपके पास आते हुए, अगर दो लाइन में मैं सारे मेहमानों से जानना चाहूं कि वो कौन सी बड़ी बातें रही कि दुनिया के सारे मुल्कों को साथ पाने में हिंदुस्तान को कामयाबी मिली, और भविष्य की चुनौतियां भी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कई बातें, लेकिन मुख्य तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी की लीडरशिप, अच्छा टीम वर्क, सही टीम का सिलेक्शन करना, जो शेरपा थे और जो बाकी पूरी टीम थी, और खासकर फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बहुत अव्वल दर्जे का कहा है। और जो उनके साथ टीम थी उसमें जो यंग ऑफिसर्स थे, डिप्लोमेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इतनी बढ़िया थी कि उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब जो टेक्स्ट है वो पढ़ने में सबको एक बहुत खुशी होती है, और इनडायरेक्ट और डिस्क्रीट मैसेजेस भी गए हैं, चाहे रशिया को गए हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को गए हैं, कि जो पहले पैराग्राफ्स है वो पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में काफी डिस्क्रीट मैसेजेस हैं, और साथ में रशिया की तारीफ भी की है। यहाँ तक ये बोला है कि जो टर्की ने
वहां पर इस्तांबुल प्रोसेस करवाया था यूनाइटेड नेशंस के साथ ग्रेन एक्सपोर्ट के लिए, तो उसमें यह भी बोला गया है कि जो रशिया के फर्टिलाइजर्स हैं और उसके ग्रेन्स हैं, शामिल यूक्रेन के ग्रेन्स, ये अनहिंडर्ड जाने चाहिए। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट हिंट है इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया के ऊपर भी। तो ये पूरा विस्तार से सही टीम और जो प्राइम मिनिस्टर की बॉन्डिंग है, जो पर्सनल बॉन्डिंग विद ईच लीडर, उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट दी और हमारे नेबरहुड में बांग्लादेश को बुलाया, वो बहुत अहम वाली बात है, क्योंकि बांग्लादेश भी एक बहुत जरूरी है और हर जगह कुछ काउंटर मेजर्स हमने ऐसी चीजें की हैं जो स्ट्रेटेजिक उसमें एडवांटेजेस हैं। जैसे बांग्लादेश को के साथ हम चाइना को भी मैसेज दे रहे हैं कि आप ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करिए। और जो हमने ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी किया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो हमने BRI को निगेट कर दिया है, बैकग्राउंड में कर दिया है। और अभी ये जो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप और सऊदी अरेबिया और ये सारे, और फिर अरब और इजराइल के बीच में ये जो रोड जाएगी, ये रेल लिंक जाएगी, मेरे ख्याल हमने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया है कि उनके रिलेशनशिप अच्छे कर देंगे। तो ये बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक जी, और चाइना के लिए भी बहुत। मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हिंदुस्तान जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर का साथ भी उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपको देते हैं, G20 के कार्यक्रम में आपको बताते चले IMF की डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ भी पहुंची हुई थी और उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। गीता गोपीनाथ ने कहा है कि 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये बड़ी खबर है। इसी साल 15 अगस्त को हम सब ने देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया था कि जब मेरा तीसरा टर्म आएगा तो हिंदुस्तान थर्ड टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और अब देखिए दुनिया के किस तरह से बड़े बड़े लोगों का साथ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। IMF की डिप्टी डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, जिनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। रोबिंदर जी, उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? यकीनन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हमें तेजी से काम करना होगा, क्योंकि चीन से अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है, चाहे अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम देख लें या फिर तकनीकी के लिहाज से देख लें, हम काफी ज्यादा पीछे खड़े हैं। लेकिन उम्मीदों भरे भारत की अब तस्वीर बुलंद होने वाली है। 2030 के पहले ही कम से कम गीता गोपीनाथ के बयान से ये साबित हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? एब्सोल्युटली, इनका बयान बिल्कुल करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है। अगर हमारी 7% GDP बढ़ती रही पर ईयर, तो 2027 और 28 के बीच में हम 5 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। अगर हमारी 8% बढ़ी है 7.5, तो बल्कि हम 27 या हो सकता है उससे कुछ महीने पहले बढ़ जाए। सो ये एब्सोल्युटली, ये कोई वो हवा से नंबर नहीं निकाल रही है, एस्टीमेट है। भारत की एवरेज GDP 7% तो एटलीस्ट बढ़नी चाहिए। बट यस, उसके लिए हमें कमर टाइट करनी है, जितने ज्यादा हम पार्टनरशिप्स कर सके, जो भी कर सके। मैं क्विकली वापस आता हूं आपके पॉइंट में कि 2-3 चीजें इस पूरे इस पे क्या अच्छी बड़ी ली। पहली बात, दुनिया बहुत बड़े क्राइसिस में है, कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, इस समय दुनिया में टोटल लीडरशिप का वैक्यूम है। UN इनफेक्टिव है, सिक्योरिटी काउंसिल, और UN की जो फूड और लेबर ट्रेड वगैरह वो भी ढंग से काम नहीं कर रही है। तीसरा, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ऑन प्लैनेट अर्थ, और हम राइजिंग इकोनॉमी है, जैसे अब भी बात हुई, जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस है, और इंडिया का जो हमारा सॉफ्टवेयर है हमारे पास दुनिया को देने का, दुनिया को इस समय लीडरशिप चाहिए, किसी एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फोर्स से जो कॉन्फिडेंस के साथ कहे हाँ हम कुछ चीजें कर सकते हैं। और आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड एज अ बिजनेस ही देखिए, आप हमारे देश की सभ्यता देखिए, फिलॉसफी देखिए, गांधी के वैल्यूज देखिए, जो कि दुनिया को मदद कर सकते हैं। हम वो चीज डंके की चोट पे, और दुनिया को जरूरत है, वैक्यूम है लीडरशिप का, और हम वो ले रहे हैं। और हमें भी, मतलब दुनिया को जरूरत है, सबको जरूरत है, इस प्लैनेट के लिए जरूरत है। ये बड़ी बात आपने कही कि लीडरशिप की अभी कमी है। दुनिया भर के तमाम मुल्कों को अगर हम देखें तो एक बड़ा नेतृत्व जो दुनिया के तमाम मुद्दों से परेशानियों को का हल दिला सके, उसकी कमी से यकीनन इस वक्त समूचा विश्व जूझ रहा है। और इस तरह की बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को मिल सकती है, क्योंकि वो मानव केंद्रित विकास पर ज्यादा बल देता है, बजाय इसके कि हम इस देश के साथ युद्ध करें, इनको पीछे छोड़ दें, यहां पर हमला करें, इनको पीछे छोड़ दें, इनको यहां से धकेल कर दूसरे उनके जमीनों पर कब्जा कर लें। भारत की वो सोच कतई नहीं है। और क्या अशोक सज्जनहार जी, वो बड़ा मैसेज दे पाने में हिंदुस्तान आज कामयाब हो गया है। मानव केंद्रित हमारी व्यवस्था है, यही 2500 साल पहले यहाँ के स्तंभ में भी उकेरी गई थी, जब PM ने अपने संबोधन के दौरान कल सुबह कही थी, और वही बात आज गांधी के जरिए भी कहते हुए वो नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए आप मानव केंद्रित विकास के बारे में बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी का जब आपने बात कही तो मेरे जहन में उनका एक कही हुई बात आ गई। उन्होंने कहा था
there is enough in the world for every man's need, but not for one man's greed. मतलब पूरी दुनिया की जरूरतों के लिए हमारे पास सब सामान है, परंतु अगर एक मनुष्य भी बहुत इतना अपना ग्रीडी हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, तो उसके लिए पूरी दुनिया भी काफी नहीं है। तो यही है जो भारत ने संदेश दिया है। देखिए, भारत एक ब्रिज बिल्डर बनकर सामने आया है, भारत एक कंसेंसस बिल्डर बनकर सामने आया है। हमारे और जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, हमारे कोलीग एम्बेसडर जितेंद्र मिश्रा ने और रविंदर सचदेव ने, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, जो पूरी दुनिया एकदम तितर बितर हो गई है, उसमें बहुत बड़ी खाई आ गई है, पूर्व और पश्चिम में और उत्तर और दक्षिण में। और जितेंद्र मिश्रा जी, एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, वरना आपकी बात रह जाएगी। इस खाई को पाटने में हिंदुस्तान को क्या कामयाबी मिलेगी सर, 2 लाइन में जल्दी से? सबसे बड़ी तो हमारी स्टेटस दुनिया में बढ़ेगी और भारत की जनता के उनके आगे देश का जब सम्मान बढ़ता है तो उनके हौसले बढ़ जाते हैं, और उनके हौसले बढ़ेंगे तो हम नंबर 3 तो हो ही जाएंगे, नंबर 2 भी हो जाएंगे 2050 में, और शायद 2100 में नंबर 1 भी बन जाए। उसी दिशा में हमें जाना चाहिए और हमारी रणनीति बहुत दूर से देखनी चाहिए, हमारे देश कहाँ जा रहा है, सब मिलके चलें, और इससे दुनिया का भी फायदा है। बिल्कुल सर, हम पूर्व की सोच कर साध रहा है समूचे मुल्क को। इस वक्त हिंदुस्तान, उसमें बड़ी कामयाबी मिली है G20 के जरिए, और ये सब कुछ संभव हो पाया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए। 140 करोड़ हिंदुस्तानी जब आगे बढ़ते हैं तो दुनिया उनकी बातों को सुनती भी है और मानती भी है। G20 से आज यही बड़ा संदेश देने में हिंदुस्तान को मिली है बड़ी कामयाबी, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।